हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। क्लास 10 साइंस का जो पहला चैप्टर है ना, केमिस्ट्री का, आज हम लोग उसको शुरू करते हैं। क्विक रिवीजन जो है उसका करेंगे और इम्पोर्टेंट जो उसमें पॉइंट्स है, टॉपिक्स है, उसको जो है पूरा कवर करेंगे। चैप्टर तो पूरा कवर करेंगे और सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है स्टार्ट करते हैं फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस से। क्लास 9 में आपने उसका थोड़ा सा पढ़ा हुआ था। तो फिजिकल चेंज का मोटा मोटा जो डेफिनेशन क्या है कि विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म और स्टेट। मतलब अगर आप कोई भी सब्सटेंस है उसको उसके ओरिजिनल फॉर्म में ले आते हो या ला सकते हो तो जो है वो एक फिजिकल चेंज माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे डिजोल्विंग ऑफ सॉल्ट है, you dissolve the salt in water, you dissolve the sugar in water and you evaporate the water slowly, then you get back the salt. Similarly, melting of ice, you can melt the ice and again you can condense the water to form the ice. So these are said to be physical changes. Okay, now what are then chemical changes? In the chemical changes which cannot be converted into its original form or state. तो जैसे डाइजेशन ऑफ फूड हो गया, बर्निंग ऑफ वुड हो गया, या फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है, प्लांट जिसमें खाना बनाते हैं, वो सारे प्रोसेस जो है वो केमिकल चेंजेस हो गए। आपने जैसे सैलेड काटा, सैलेड आपने रखा है तो वो फिजिकल चेंज हो गया, लेकिन आपने उसको कुक कर दिया, गर्म किया उसको, तो उसका फॉर्म चेंज हो गया, है ना। वो जो है वेजिटेबल सब्जी आप बना लिए तो वो जो है एक केमिकल चेंज आ जाएगा। उसको आप वापस से उसके पुराने फॉर्म में नहीं कर सकते। सब्जी काटा वो अलग चीज हो गया, मगर उसको अगर आपने पका दिया तो वो केमिकल चेंज हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा जो है एग्जांपल है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंजेस का। तो नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। तो बेसिकली केमिकल इक्वेशन क्या है? तो आप जो भी केमिकल चेंजेस होते हैं उसमें जो भी सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं वो अपना फॉर्म चेंज करके एक नया फॉर्म में आ जाते हैं। तो ये जो आपके जो स्टार्टिंग जो मटेरियल आप ले रहे हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। और जो केमिकल रिएक्शन होने के बाद में जो चीज बनता है, जो फॉर्म आता है, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम जो मेटल है उसको जो है एक यूज करने के लिए एक रिबन के फॉर्म में, एक लंबी पट्टी के फॉर्म में उसको ले लेते हैं, तो उसको मैग्नीशियम रिबन बोलते हैं। ठीक है, अब आप उसको जलाएंगे, माचिस का तेल लगा के जलाएंगे तो वो जो है बर्न होने लग जाएगा। तो बेसिकली वो एक केमिकल जो है रिएक्शन हुआ, उसमें क्या हुआ, मैग्नीशियम बर्न्स विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये एक केमिकल चेंज हुआ। अब मैं ऐसा बोलूं और आपको समझ में आए या ना आए, तो एक सबसे बढ़िया क्या तरीका होता है, जैसे हम नंबर्स को बोलते हैं ना 1 2 3 4 5, तो उसका एक सिंबॉलिक फॉर्म दे दिए हैं। वैसे ही केमिकल चेंजेस होते हैं तो केमिकल जो है उसको भी हम एक सिंबॉलिक फॉर्म दे देते हैं, जिसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो जैसे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का एक सिंबॉलिक फॉर्म हम दे देते हैं Mg से शो करते हैं उसको। मैग्नीशियम को हम Mg के फॉर्म में, सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिए। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन को हम O के फॉर्म में शो कर सकते हैं। बट वो जो एटम है, ऑक्सीजन एटम है, और वो एटम के फॉर्म में नहीं रहता है नेचर में। वो हमेशा दो एटम एक साथ जुड़ करके मॉलिक्यूल बन जाते हैं और मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहता है, तो हम उसको ऐसे लिखते हैं। क्योंकि नेचर में अभी जैसे आप श्वास ले रहे हो तो वो O2 के फॉर्म में ले रहे हो, तो वो O2 हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, अब ये रिएक्शन हुआ और ये दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बेसिकली मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या क्या रहेगा, एक मैग्नीशियम है और एक ऑक्सीजन है। ठीक है, यहाँ पे दो ऑक्सीजन के एटम जोड़ करके एक मॉलिक्यूल बना के रखे हैं। यहाँ पर ये एटम के फॉर्म में मैग्नीशियम से अटैच है। अब वो क्यों होता है उसको अपन देखते हैं। वैसे ही हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन भी जो नेचर में कैसा है, ये हाइड्रोजन का एटम हुआ, ये उसका एटम का सिंबल है। बट ये एटम अकेला नहीं रहता है नेचर में, वो हमेशा दो एटम मिल करके मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो ये मॉलिक्यूल बन गया, इसको आप H ऐसे भी देख सकते हो। इसी को हम ऐसे लिख देते हैं H2 के फॉर्म में। तो ये आपका हाइड्रोजन जो है मॉलिक्यूल के फॉर्म में नेचर में है, तो ये H2 लिख दिए। फिर O2 भी नेचर में ऐसे ही है। और वाटर है, तो वाटर का फॉर्मूला क्या है, वाटर का फॉर्मूला है H2O। मतलब वाटर जो है
जो हम पानी पीते हैं या जो वाटर आप बोलते हो, उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का एक एटम होता है और हाइड्रोजन के 2 एटम उससे अटैच रहते हैं। कैसे, ये ऑक्सीजन का एक हो गया और एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन इससे, और ये जो है ये केमिकल बॉन्ड बोलते हैं इसको बॉन्ड है, इससे वो एक बॉन्ड से वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये इस फॉर्म में है। सिमिलरली कार्बन मतलब जैसे कोयला हो गया, तो ये कार्बन हुआ, ये सी के फॉर्म में, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन सी है। ऑक्सीजन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो नेचर में प्रेजेंट है वो O2 के फॉर्म में ही हमको मिलेगा। हम इसको बर्न करेंगे तो आप जो है कार्बन जो है वो O2 को ही जो है उसी के उस साथ जो है रिएक्ट करेगा। तो ये C और O2 हो गया, और ये बर्न करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है CO2। तो ये कैसा है, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन जो है आपस में अटैच्ड है। तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया, और इसी को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या है, बेसिकली जो भी वर्ड्स में हम जो है बात कर रहे हैं, जो भी रिएक्शन हो रहा है, जो 2 रिएक्टेंट या एक रिएक्टेंट जो मिल करके प्रोडक्ट बना रहा है, उसी का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जितना आप मटेरियल लेंगे उतना ही आपको प्रोडक्ट मिलेगा, उससे ज्यादा या उससे कम नहीं मिलेगा। जो भी कम होगा कोई और रीजन से, बट आपको जो है जितना आप लोगे उतना ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मास बैलेंस, मतलब जितना मास आप ले रहे हैं उतना ही मास आपको मिलेगा। भाई आप जो है आप वजन करके देख लो, आप 1 गिलास पानी ले लो, उसमें 3 चम्मच शक्कर को आप घोल के देख लो, तो आपको वजन जो है उतने के उतना ही मिलेगा। हालांकि शुगर जो है पानी के अंदर गायब हो गई, बट वो उसके अंदर तो है ना। आप इसको पढ़े हैं पहली पुरानी क्लास में कि जो वाटर के मॉलिक्यूल है उसके बीच में जगह होती है, तो शुगर का मॉलिक्यूल जो है वो डिजॉल्व होकर के अलग अलग होकर के उसके अंदर समा जाता है, तो हमको दिखना बंद हो जाता है, बट रहता है वो अंदर में। फिजिकल चेंज है ये। हम उसको वाटर को इवापोरेट करेंगे तो शुगर का मॉलिक्यूल वापस बच जाएगा और वो वापस मिल जाएगा। तो ये जो है जितना हम लेंगे उतना ही हमको मिलेगा। अब यहाँ पर देखो, एक मैग्नीशियम है, ये 2 ऑक्सीजन का एटम दिख रहा है, यहाँ पे एक मैग्नीशियम का एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ता है केमिकल इक्वेशन में, हमको फिर उसको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, जिसको हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसको कैसे बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पर आपको ये जो भी सिंबल है, सिंबल के नीचे में यहाँ जो सामने लिखा रहता है, वो उसका मतलब ये है कि ये आपस में केमिकल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक, ओके। अब मैं यहाँ पर एक नंबर लिख रहा हूँ 2 बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2 ऑक्सीजन का एटम है, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी 2 ऑक्सीजन का एटम हो गया। ये 2 लिखने का जो रीजन है वो इसको मैं बैलेंस कर रहा हूं अभी। तो यहाँ पर मैग्नीशियम कितना दिख रहा है, 2 मैग्नीशियम हो गया, तो यहाँ पर भी हम 2 लिख देंगे, तो यहाँ भी 2 मैग्नीशियम हो गया। अब हम अपने एटम्स को काउंट कर लेते हैं। पहले मैग्नीशियम कितने एटम है, यहाँ 2 मैग्नीशियम एटम है, यहाँ भी मैग्नीशियम के कितने है, 2 एटम है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा अलग कर देता हूँ, ये Mg है, ये O हो गया। ठीक है, ये एक हुआ और एक और MgO। ये कैसा है, इस टाइप से है। ये कैसा है, ये सिंगल है, और ये कैसा है, ये एक Mg है प्लस एक Mg है। ये तो मैंने बैलेंस कर दिया। 2 ऑक्सीजन का एटम है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन का एटम है, मगर वो आपस में जुड़े हुए हैं, बॉन्ड बना के रखे हुए हैं। यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल है अलग अलग, एक मैग्नीशियम ऑक्साइड जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में जुड़े हुए हैं, प्लस एक और मैग्नीशियम ऑक्साइड आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये हम बोलेंगे तो हम इसको 2 अलग अलग पार्टिकल बोल सकते हैं। ये क्या है, 2 अलग अलग पार्टिकल है जो एक साथ है। ये एक पार्टिकल है, अकेला एक पार्टिकल है, उसमें 2 ऑक्सीजन आपस में जुड़े हुए हैं। ये भी 2 पार्टिकल है। ठीक है, तो यहाँ जो नंबर लिखा रहता है सामने में, ये आपको नंबर ऑफ पार्टिकल बताएगा। मैं पार्टिकल वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि वो एटम हो या मॉलिक्यूल हो, वो एक पार्टिकल बन जाएगा। ये मॉलिक्यूल बन गया तो एक पार्टिकल हो गया। अगर ये खाली ये ऑक्सीजन O रहता तो ये एक पार्टिकल कहलाता है, बट ऐसा है, ऐसा रहता नहीं है, ये एक पार्टिकल हुआ। तो सेकेंड केस देखते हैं, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन किस फॉर्म में है, ऐसे है,
ऑक्सीजन किस फॉर्म में है, ऐसे है। H2O किस फॉर्म में है, HOH, ये इस फॉर्म में है, ठीक है। ये केमिकल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये एक पार्टिकल है, ये भी एक पार्टिकल है और ये भी एक पार्टिकल है, ठीक। बट आप देखोगे कि हाइड्रोजन के यहाँ 2 एटम है, ऑक्सीजन का 2 एटम है, मगर यहाँ पे ऑक्सीजन का एक ही एटम को दिख रहा है, मतलब ये भी बैलेंस नहीं हुआ है, हमको इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए हम यहाँ क्या करते हैं, ये एक ऑक्सीजन का एटम यहाँ 2 लिख देते हैं, तो 2 ऑक्सीजन एटम, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब आप इसको जो है हाइड्रोजन कितना है, 2 × 2 4 है ना। अब ये क्या हो गया, ये जो 2H2O लिखा हो तो ये क्या हो गया, ये 1 + HOH, ये ऐसे है। तो हाइड्रोजन कितने आपको दिख रहा है, 1 2 3 4 एटम्स है हाइड्रोजन के, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने 2 है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। ये एक और H को कर देते हैं, ये इस तरीके से, तो ये आपके हो गए 2, तो यहाँ पे आप 2 लिख देंगे, तो ये 1 और 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का मिला करके 2 मॉलिक्यूल हो गए। और नंबर ऑफ एटम गिनोगे तो 2 × 2 4 एटम, 2 × 2 4 एटम, और ये 2 एटम और ये 2 एटम ऑक्सीजन का। सिमिलरली यहाँ पर आ जाओ, ये एक ऑक्सीजन एक कार्बन का एटम है, यहाँ भी एक कार्बन का एटम है, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ये ऐसा है और ये ऐसा है, तो ये बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन है, तो इसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। मतलब क्या किया आपने, पहले एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में आपने उसको फॉर्मूला के फॉर्म में लिख दिया, इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया कि ये प्लस ये रिएक्ट करेगा तो हमको ये मिलेगा, और फिर उसके बाद आपने क्या किया, उसको बैलेंस कर दिया, सारे एटम्स को बैलेंस कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो है एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो आपकी बुक में दिया हुआ है, वो कौन सा है, Fe वाला, Fe + H2O, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं, थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं, Fe + H2O gives Fe3O4 + H2, ये ऐसा है एग्जांपल, Fe + H2O gives Fe3O4 + H2। अब इसको हम क्या करेंगे, यहां पर बोल रहे हैं कि ये आयरन का एक एटम जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बना रहा है प्लस H2 दे रहा है, ठीक है। ये जो है ये Fe3O4 यहाँ सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा हुआ है, बट एग्जैक्टली मैं तुमको अभी थोड़ा आगे का बता रहा हूं कि ये ऐसा नहीं है, ये एक मॉलिक्यूल FeO का है और एक मॉलिक्यूल Fe2O3 का है, ये दोनों मिला करके इसको ऐसे लिख दिया जाता है फॉर्मूला के फॉर्म में, बट ये ऐसे कंबाइंड रहता है, मतलब ये मॉलिक्यूल अलग है, केमिकली कंबाइंड है क्या, ये FeO और ये Fe2O3, फिर ये दोनों आपस में जो है जुड़े हुए हैं, तो इसकी हमको अभी जरूरत नहीं है, इसकी हमको अभी जरूरत नहीं है, मैं इसको हटवा देता हूं। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे, बैलेंस तो करना पड़ेगा क्योंकि ये रिएक्शन हुआ और ये हमको प्रोडक्ट मिला, ये रिएक्टेंट है और ये दोनों प्रोडक्ट है। हम इसको जो है आपकी बुक में एक लंबा तरीका दिया हुआ है, मगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो जो है आप कर सकते हैं फट से। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन का एक एटम दिख रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 एटम दिख रहे हैं, ये थोड़ा कंबाइंड वाला फॉर्म ये है, इसमें ज्यादा मॉलिक्यूल ज्यादा एटम्स है, तो इसको पहले देख लेते हैं। ऑक्सीजन के 4 है यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 है, तो सपोज हम जो है इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4 लिखते हैं, ठीक। ये तो अलग है, तो इसको तो कभी भी हम कितना भी नंबर जितनी जरूरत है उतना लगा लेंगे। यहाँ पर अब हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 × 2 8 हो गए, 8 एटम हाइड्रोजन का हो गया। यहाँ पे कितना है, 2 है, तो हम यहाँ पर भी जो है 4 लिख देते हैं, तो ये हाइड्रोजन भी अब इक्वल हो गया दोनों साइड। अब बचा कौन, आयरन बच गया, कितना है, 3 है, यहाँ पर कितने हैं, 1 है, तो हम यहाँ पर भी 3 लिख देते हैं, तो अब ये क्या है, बैलेंस हो गया। 3Fe + 4H2O gives Fe3O4 + H2, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है केमिकल इक्वेशन को आप बैलेंस कर सकते हैं, इसको बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, और वो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है। क्या, केमिकल इक्वेशन।
स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो आप लोग पढ़े होंगे अभी तक तो 4 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस आपकी बुक में दिया हुआ है। उसमें एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये 4 मेन टाइप ऑफ रिएक्शन आपको जो है अभी इसमें खाली बता रहे हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा कि 2 रिएक्टेंट कंबाइन होकर के प्रोडक्ट बनाएंगे एक, ठीक है। 2 रिएक्टेंट जो है कंबाइन हो जाएंगे और एक प्रोडक्ट बनाएंगे, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे सिंपल एग्जांपल है उसका कार्बन प्लस O2 गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। आप कोयला जलाते हो, ऑक्सीजन उसमें जो है उसके हेल्प से बर्न होता है कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। 2H2 प्लस O2 गिव्स H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो है रिएक्शन कराएंगे तो वो वाटर बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है अगर आप एग्जाम में एग्जाम्पल लिखते हो तो आपको जो स्टेट है वो जरूर से याद कर रखना। जैसे कार्बन है तो मालूम है कि वो जो है सॉलिड के फॉर्म में रहता है, ऑक्सीजन जो है वो गैस के फॉर्म में है, CO2 जो बनेगा वो भी गैस के फॉर्म में बनेगा। कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये सॉलिड है, सॉलिड के फॉर्म में रहता है। जो चूने का डल्ला आता है बाजार में सफेद रंग का वो है। H2O पानी जो घर में लिक्विड रहता है, उसको आप क्या करते हो, जो पोताई करते हैं वो चूना को लाते हैं घर में, पानी बाल्टी में पानी डालते हैं, उसमें चूना डाल देते हैं, चूने का पानी बन गया CaOH ट्वाइस एक्वस, है ना। एक्वस क्या मतलब कि ये सॉल्यूशन के फॉर्म में CaOH ट्वाइस जो है पानी के साथ घुला हुआ है, तो ये जो है आपका CaOH ट्वाइस बन गया। उसमें से थोड़ी सी हीट भी निकलती है, मैं उसको इसके बाद वो टॉपिक लेकर समझाऊंगा क्या हो रहा है उसमें। तो थोड़ी सी हीट भी निकलती है, बट इसमें जो है ये दोनों कंबाइन होकर के क्या बनाया आपका CaOH ट्वाइस एक्वस के फॉर्म में हम लिख रहे हैं। उसका जो नेचर है वो, तो ये क्या है, स्लेग लैम्प बोलते हैं इसको। डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है उसमें क्या है, आयरन सल्फेट है, फेरस सल्फेट जिसको बोलते हैं FeSO4 सॉलिड के फॉर्म में है, उसको हीट किया तो Fe2O3 बन गया सॉलिड। SO2 गैस सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है और SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, ये दोनों अलग अलग गैस हैं, ये रिलीज होती है और आयरन ऑक्साइड बनाता है ये सॉलिड के फॉर्म में। और ये FeSO4 जो है वो सॉलिड के फॉर्म में है। FeSO4 हुआ, उसका कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है, लाइमस्टोन है सॉलिड के फॉर्म में। ये जो क्वेरी होती है, खदान जो होती है, वहां से लाइमस्टोन के फॉर्म में नेचुरली ये ऑकर करता है, वहां से इसको ला करके इसको साफ करके प्यूरिफाई करके कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं। हीट करने से आपको CaO मिल जाता है, जो यहाँ पे हम उसको पोताई में यूज करते हैं, चूना जिसको हम बोलते हैं, ये वो कैल्शियम ऑक्साइड के फॉर्म में ये मिला और CO2 गैस मिल गई, ठीक है। AgCl जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में AgCl जो है वो डीकम्पोज होकर के Ag और Cl2 बनाया। तो आप देख रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल ब्रेक हो करके अलग अलग आपको जो है मॉलिक्यूल या एटम जो है आपको दे रहा है, तो इसको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। डीकम्पोज हो गया, ठीक है। डीकम्पोज होना, जैसे डीकम्पोज जो वर्ड है वो क्या बेसिकली जो है कोई चीज जो खराब हो जाती है, सड़ती है, उसको भी बोलते हैं। जैसे आप जो खाना बनाते हैं, खाना बन गया, उसको आपने ऐसे ओपन में रख दिया तो क्या हो जाएगा, वो खराब हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं डीकम्पोज हो गया, उसमें से स्मेल आने लग जाती है, इसीलिए आप उसको फ्रिज में रखते हो। तो डीकम्पोज का मीनिंग हम लोग जो डेली टर्म में आप जो फील करते हो, एक्सपीरियंस करते हो, वो ये है कि जो खाना खराब हो जाता है। या जैसे आपने चिप्स का जो पैकेट आता है, तो चिप्स के पैकेट को क्या उसके अंदर जो हवा भर देते हैं ना, नाइट्रोजन गैस रहती है, विनट गैस रहती है, तो वो क्या होता है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो जो चिप्स है वो खराब हो जाता है, तो ऑक्सीजन को उसमें से निकाल के दूसरी गैस उसमें भर देते हैं, नाइट्रोजन नॉर्मली भर देते हैं, तो वो क्या होता है कि वो खराब नहीं होता है, तो उसको जो है वो भी डिकम्पोज नहीं हुआ। बेसिकली वो जो प्रोसेस है उसको ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोलते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाता है तो खराब हो जाता है। तीसरा जो रिएक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि एक एटम या एक बोलेंगे रिएक्टेंट दूसरे मॉलिक्यूल में से एक रिएक्टेंट को हटा करके खुद ऐड हो जाता है, ठीक है। यहां पर जैसे Fe है वो कॉपर को हटा करके
खुद सल्फेट के साथ में बॉन्ड बना लिया है और कॉपर को अलग कर दिया है। ये क्यों होता है? क्योंकि आयरन जो है उसकी रिएक्टिविटी या उसकी एफिनिटी टुवर्ड्स द सल्फेट जो है ज्यादा है, तो हम बोलेंगे इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, इसलिए वो क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, और फिर सल्फेट बना लेता है खुद और वो कॉपर को अलग कर देता है। कॉपर सल्फेट और आयरन का जो ये रिएक्शन हुआ, इसको आपके बुक में एग्जाम्पल के फॉर्म में दिया हुआ है कि जो है इसका जो है ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन है बीकर में, उसमें आयरन एक खिलिया को डाल दो, थोड़ी देर बाद आपको दिखेगा कि वो ब्लू कलर जो है गायब हो गया है और कॉपर के पार्टिकल थोड़ा से नीचे में बैठ गए हैं। वैसे ही ये कॉपर सल्फेट जिंक के साथ भी वही रिएक्शन होता है। जिंक भी जो है बहुत रिएक्टिव है, तो वो कॉपर को डिस्प्लेस कर करके जिंक सल्फेट बना लेता है और कॉपर जो है वो अलग हो जाता है। ठीक है, फिर चौथा जो रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसमें क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे, एक जो है एक एटम दूसरे के उसमें जो है मॉलिक्यूल में ऐड हो जाएगा और दूसरे मॉलिक्यूल का जो एटम है वो इसमें आकर के अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड क्या बना रहा है, बेरियम सल्फेट। क्या हुआ, बेरियम जो है ये सल्फेट के साथ में अटैच हो गया और ये सोडियम जो है क्लोरीन के साथ अटैच हो गया, है ना। तो ये जो है बेरियम इससे अटैच हो गया और ये इससे अटैच हो गया, तो ये बेरियम सल्फेट बन गया और ये सोडियम क्लोराइड बन गया। अब बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन में आप देखोगे कि जो है आपको काउंट करना है और उसको बैलेंस भी करना है, और यहाँ पर जो ब्रैकेट में जो लिखा वो उसका स्टेट है, तो आपको स्टेट भी याद रखना है क्योंकि उसमें आपका नंबर कट जाएगा नहीं लिखोगे तो थोड़ा सा। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ रहे थे उसमें एक टर्म आया था कि हीट रिलीज वाला। तो बेसिकली क्या होता है, जब कोई रिएक्शन होता है उसमें दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर के या आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसमें या तो हीट रिलीज होती है या हीट जो है अब्सॉर्ब करता है रिएक्शन। तो जो हीट रिलीज होती है, यहाँ पर जो हम एग्जांपल ले रहे हैं वो मीथेन गैस का ले रहे हैं। तो मीथेन गैस जब बर्न होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट हमको मिलता है। जैसे आप गैस का चूल्हा जलाते हैं घर में तो आपको हीट दे रहा है ना, तो जो ब्यूटेन जो गैस है सिलेंडर में वो बर्न हो रही है, तो आपको क्या दे रही है, वो बर्न हो रही है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में स्टीम में कन्वर्ट हो रही है और साथ में हमको हीट भी दे रही है। ठीक है, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन मतलब आप जो श्वास ले रहे हो तो क्या हो रहा है, आपके बॉडी में जो ग्लूकोज है अंदर में, जो आपने फूड खाया, फूड जो है रिएक्शन हुआ, उसमें केमिकल रिएक्शन हुआ, उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट था वो कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज में और वो अब आपकी बॉडी के अंदर है। अब आप रेस्पिरेशन कर रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन जो आपके लंग्स में गया वो वहां से उस ग्लूकोज के साथ में कंबाइन होकर के रिएक्ट होकर के वापस आप कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है और वाटर और साथ में एनर्जी, तो वो एनर्जी जो है आप यूज करते हैं। वैसे ही स्लेग जो कैल्शियम ऑक्साइड जो था वो वाटर के साथ रिएक्ट करके स्लेग लाइम बनाया CaOH ट्वाइस, और साथ में उस समय हीट भी निकलती है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। मतलब वो रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है, एनर्जी बाहर निकलती है, उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल, तो वेजिटेबल्स जो है डीकम्पोज होते हैं और कंपोस्ट फॉर्म करते हैं, खाद बना देते हैं, जैसे खाद के फॉर्म में भी यूज करते हैं, तो उसको भी जो है हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल के फॉर्म में ले सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, ऐसा क्यों होता है, तो हर मॉलिक्यूल की अपना एक एनर्जी लेवल होता है, उसके अंदर अपनी एक एनर्जी होती है। वो एनर्जी जब नया मॉलिक्यूल बनता है तो उसकी अपनी एक एनर्जी लेवल होगी। ठीक है, तो मान लो नया मॉलिक्यूल जो बन रहा है उसकी एनर्जी लेवल कम है और जो रिएक्टेंट का जो मॉलिक्यूल उसका एनर्जी लेवल ज्यादा है, तो जो नया प्रोडक्ट बन गया उसकी तो एनर्जी लेवल कम है, तो ये जो हीट का जो एनर्जी का जो डिफरेंस है वो कहाँ जाएगा, वो रिएक्शन से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने ग्राफ बनाया है
कि ये वाई एक्सिस एनर्जी का इंक्रीजिंग एनर्जी को शो कर रहा है और ये रिएक्टेंट और ऐसे प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, रिएक्शन हो रहा है। तो रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल ये है, अभी यहाँ पर है ज़्यादा है, प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल ये है जो यहाँ पर नीचे में कम है। तो आप देख रहे हैं कि जब रिएक्शन होगा तो ये रिएक्टेंट निकल गया और ये प्रोडक्ट बन गया। तो प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल ये है, तो ये जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है वो कहाँ जाएगी, वो बाहर निकल जाएगी, हीट के फॉर्म में निकल जाएगी। ठीक है, वही हीट हमको जो है रिएक्शन में मिलती है। स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जांपल है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसके पहले हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन किया था। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड, है ना। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में बोलेंगे रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब, मतलब कि वो रिएक्शन को अगर हमको मतलब पूरा करना है तो हमको एनर्जी देना पड़ेगा अलग से। क्यों देना पड़ेगा, क्या होता है कि जो रिएक्टेंट होता है उसकी जो एनर्जी लेवल ये है, ठीक है, रिएक्टेंट के पास में उतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं है कि वो जो है प्रोडक्ट बन सके। तो प्रोडक्ट की एनर्जी लेवल जो है ज़्यादा है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी लेवल है, ये रिएक्टेंट की एनर्जी लेवल है। तो ये रिएक्टेंट की एनर्जी लेवल आप देखो कि ये कम है और प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल ज़्यादा है। तो ये जो है अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है तो आपको रिएक्टेंट को इतना जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है, ये जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है ये हमको देना पड़ेगा अलग से, तब वो प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन यही बोलते हैं कि जैसे CaCO3 है, तो ये जब रिएक्शन करेगा तो इसके पास में इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं है कि वो प्रोडक्ट बना ले, तो हम बाहर से उसको हीट दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं और वो ब्रेक होकर के CaO और CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली जैसे FeSO4 है, उसको भी हमको बाहर से हीट देना पड़ेगा, तभी वो जो है Fe2O3 और SO2 और SO3 में कन्वर्ट होगा। तो बेसिकली एंडोथर्मिक रिएक्शन इज रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब। आप जैसे डेफिनेशन याद किए तो इसका एक एक एग्जांपल भी याद करके रखना, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो आपको उसमें लिखना भी पड़ेगा एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है स्टूडेंट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, रिएक्शन विच प्रोड्यूसेस ए प्रेसिपिटेट। यहाँ पर प्रेसिपिटेट का मतलब वो झाग जो बोलते हैं वो नहीं है। प्रेसिपिटेट में क्या होता है कि कोई एक प्रोडक्ट जो है वो सॉल्यूशन में नीचे बैठ जाएगा या सॉलिडिफाई हो जाएगा। जैसे कि ये रिएक्शन है Na2SO4, ये एक्वस फॉर्म में, मतलब ये सॉल्यूशन है। बेरियम क्लोराइड ये भी एक सॉल्यूशन है। इन दोनों का जब रिएक्शन कराते हैं तो हमको मिलता है NaCl, ये एक्वस लिखा है मतलब ये सॉल्यूशन के फॉर्म में है। NaCl जो आपका सॉल्ट हो गया, नमक है वो है, मगर वो डिजॉल्व फॉर्म में है सॉल्यूशन में। और हमको दिखेगा कि उस रिएक्शन का जो वेसल है उसमें बेरियम सल्फेट जो है सॉलिड के फॉर्म में हमको मिल रहा है, मतलब वो नीचे बैठ जाएगा या सॉलिड के फॉर्म में हमको मिलेगा। तो हम बोलते हैं कि ये प्रेसिपिटेट है ना, ये सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम बोलेंगे इसको प्रेसिपिटेट। और उसको जो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में जब प्रेसिपिटेट बनता है उसको ऐसे डाउन एरो के फॉर्म में शो करते हैं। और जो गैस बनती है तो गैस तो इवापोरेट हो जाएगी, तो गैस जो रहता है तो ब्रैकेट में G लिखा रहता है, वो ऐसे एरो के फॉर्म में उसको शो करते हैं। तो ये जो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में ये एज ए प्रेसिपिटेट ये फॉर्म होगा। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इसी को बोलते हैं। जैसे कि नमक बनाते हैं तो सी वाटर जो होता है, सी वाटर को पहले क्या करते हैं, बड़े बड़े पॉन्ड में इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उसको इवापोरेट करते हैं, काफी थोड़ा बहुत पानी उसमें से इवापोरेट करा देते हैं। फिर जो बनता है उसको थोड़ा सा जो है सॉल्ट जो है उसमें धीरे धीरे क्रिस्टलाइज होना शुरू, मतलब एक एक एटम उसका सॉल्ट का जुड़ करके क्रिस्टलाइज होना शुरू होता है। हम क्या बोलते हैं, वो जो चीज क्रिस्टलाइज होना शुरू हुआ NaCl, हम बोलते हैं वो प्रेसिपिटेट हो रहा है अब। ठीक है, तो जो सॉलिडिफाई हो जाता है उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का ये डेफिनेशन है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, तो हम देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन आर दोज इन विच ए सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन और लूजेस हाइड्रोजन। या तो ऑक्सीजन अटैच होगा रिएक्टेंट में या रिएक्टेंट में से हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। तो ये दोनों केस जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन को शो करते हैं।
जैसे कि कार्बन है, कॉपर है, कॉपर प्लस O2 गिव्स CuO, तो ये क्या हो गया आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ ये, ठीक है। सिमिलरली रिडक्शन रिएक्शन क्या है, इन विच दोज आर दोज इन विच सब्सटेंस गेन्स हाइड्रोजन एंड लूजेस ऑक्सीजन। अगर हाइड्रोजन गेन कर रहा है रिएक्टेंट या फिर उसमें से ऑक्सीजन अलग हो रहा है तो ये रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। जैसे कि इसमें से ऑक्सीजन जो है अलग हो रहा है तो हम इसको बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। और कोई एग्जांपल होगा उसमें अगर हाइड्रोजन गेन करेगा तो हम बोलेंगे हाइड्रोजन अगर जोड़ रहा है तो हम उसको बोलेंगे ये वाला जो है रिडक्शन हो रहा है इसका। और रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है कि ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं, ठीक है। जैसे कि दो रिएक्टेंट रहेंगे तो यहां पर CuO प्लस H2 की Cu प्लस H2O हुआ, तो कॉपर ऑक्साइड is losing oxygen and becoming a copper metal. Hydrogen gas is absorbing oxygen and becoming a water. So here CuO या copper oxide undergoes reduction and hydrogen undergoes oxidation. So this is one example of redox reaction. So redox reactions are those in which one reactant is oxidized and another reaction is reduced simultaneously, मतलब एक साथ उसी टाइम हो रहा है ना, is reduced simultaneously। ये लाइन नहीं लिख करके ये भी लिख सकते हो कि redox reactions are those in which one reactant undergoes oxidation and another reactant undergoes reduction, ठीक है, simultaneously। ठीक है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है।